इजराइल के हमले से जहां गजा एक बार फिर से दहलने लगा है, वहीं दूसरी तरफ हमास के पक्ष में एक बार फिर से हूती ने मोर्चा खोल लिया है और पिछले 48 घंटे में तीसरा बड़ा हमला रेड सी में हूती ने अंजाम दिया है। तीसरा हमला क्रूज मिसाइल से अमेरिकी वॉरशिप ट्रूमैन के ऊपर किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और रणनीति में चर्चा एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में वॉर रिटर्न की। ये युद्ध ऐसे ही नहीं लौटा है, बल्कि इस युद्ध की वापसी के पीछे हम देखें तो अमेरिका और इजराइल का एक मजबूत गठजोड़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने हमास के ऊपर अपनी शर्तों को थोपते हुए ये ऐलान किया था कि ये लास्ट वार्निंग है, ये आखिरी वार्निंग है, अगर हमास ने इजराइल के बंधकों को वापस नहीं किया तो हमास का नामो निशान मिटा देंगे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के फेज 2 को इजराइल ने इंप्लीमेंट नहीं किया, और अब नेतन्याहू के ऐलान के बाद इजराइल की वायुसेना ने गजा के 30 ठिकानों को दहलाया, 300 लाशें बिछा दी। उसके बाद आर्टिलरी के फायर खोले गए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि रफा की तरफ लगातार आर्टिलरी का फायर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो खान यूनुस की तरफ एयर स्ट्राइक लगातार किया जा रहा है। और इस तरह से रातों रात आप देखिए तो रमजान के महीने में जहां सीज फायर के एक्सटेंशन की बात हो रही थी, वहीं एब्रप्टली सीज फायर जो है वो खत्म होता है और इजराइल अपने हमले को तेज करके 30 ठिकानों पर हमास के बम बरसाने के दावे करता है। 300 लाशें बिछकर गजा में इस वक्त हाहाकार और चित्कार को हम देख सकते हैं। हमास के साथ देने के लिए यमन से हूती भी मैदान में उतर आए हैं। वो हूती जिनके ऊपर शनिवार को अमेरिका ने जोरदार हमला बोला था, और हदीदा से लेकर सना तक हमने देखा था कि किस तरह 39 लोग मारे गए थे, तकरीबन 58 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और उसके बाद लगातार सना में जो है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आंदोलन तेज दिखाई दे रहे हैं। हूती ने भी हमास के पक्ष में अपने हमले को तेज करते हुए ये ऐलान करते हुए कि 48 घंटे में तीसरे हमले को उसने अंजाम दिया है। HSS ट्रूमैन जो कि कैरियर ग्रुप है रेड सी में तैनात अमेरिका का, उसके ऊपर क्रूज मिसाइल का हमला बोला है। और इस तरह से आप देखिए तो रेड सी से लेकर इस वक्त गजा तक दहलता दिखाई दे रहा है। हमें भूलना नहीं है कि दरअसल इस समूचे परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और इजराइल की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि जब जनवरी के महीने में सीज फायर हुआ था, 42 दिनों तक सीज फायर चला। इस सीज फायर की शर्त ये थी कि दोनों तरफ से प्रिजनर्स का एक्सचेंज होगा, और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। लेकिन सीज फायर 2 में नेतन्याहू एंटर नहीं किए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इसी सीज फायर को यानी फर्स्ट फेज को ही एक्सटेंड करेंगे, और हमास से मांग रखी गई कि वो बंधकों को छोड़ दे। लेकिन सीज फायर के फेज 2 में ये तय हुआ था कि इजराइल की सेना गजा से निकल आएगी, और इस फेज में जो बचे खुचे यानी तकरीबन 59 हम कहें कि लगभग अभी भी इजरायली हमास के पास बंधक हैं, जिसमें से 24 जीवित बताए जा रहे हैं, उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हो, इसकी वार्ता आगे बढ़े, ये किसी मुकाम तक पहुंचे, उससे पहले एक बार फिर से युद्ध की वापसी हो चुकी है। और गजा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दहलता हुआ गजा दिखाई दे रहा है। अपनी मांगों को, अपनी शर्तों को थोपने के लिए इससे पहले इजराइल ने गजा का हुक्का पानी बंद किया, सप्लाई चेन काटा, बिजली काटा, यात्राएं दी, यूएन ने इसकी भर्त्सना की, कई यूरोपियन देशों ने इसकी भर्त्सना की, यहाँ तक कि इसके खिलाफ हमने देखा कि वाईसी की बैठक हुई, इस्लामिक देशों की, अरब देशों की बैठक इजिप्ट में हुई। लेकिन इसका कोई असर न अमेरिका पर पड़ा और ना ही इजराइल पर पड़ा। और रमजान के महीने में ही एक बार फिर से युद्ध के शोले भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास के ठिकानों पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को चेता रहा है कि हूती के हमले दरअसल हूती के नहीं बल्कि अब ईरान के समझे जाएंगे, और इसका परिणाम अब ईरान को भुगतना होगा। तो एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ उसका प्रॉक्सी हूती, तीसरी तरफ हमास, इजराइल और अमेरिका वॉर जोन में रिटर्न। यानी जो कहा जा रहा था कि ट्रंप की वापसी के साथ गजा में हमास इजराइल का युद्ध समाप्त, समझिए अब वो समाप्त नहीं बल्कि फिर से भड़क चुका है, फिर से एक बार हाहाकार दिखाई दे रहा है। लेकिन इजराइल भी अलर्ट पर है। हूती के हमले से जिस तरह से रेड सी दहलता दिखाई दे रहा है, रेड सी और ज़्यादा रेड दिखाई दे रहा है। इजराइल को भी मालूम है कि हमले उसके ऊपर भी होंगे, और हूती के मिसाइल कभी भी तेल अवीव पर बरस सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हूती ये ऐलान करता रहा है कि वो अगर हमास के पक्ष में इस बार उतरेगा तो तेल अवीव को खाक में मिला देगा। और इसलिए देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल में अलर्ट बना हुआ है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, वो भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिए गए हैं, खासतौर पे थर्ड एयर सिस्टम
वो एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका से इजराइल को हासिल है, जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक और खासतौर पर क्रूज मिसाइलों को टैकल करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हुती अगर नंबर ऑफ मिसाइल्स ज्यादा दाग दे तो ऐसे में क्या इतने थर्ड अलर्ट पर हैं, क्या इतने थर्ड है जो उसे इंटरसेप्ट कर पाए? तो इसलिए थ्रेट परसेप्शन के अंदर इजराइल भी है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका और खास तौर पे इजराइल ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसी स्ट्रेटजी के तहत इस वॉर को इंटेंसिफाई किया गया है। और एक तरफ जहां अमेरिका के निशाने पर ईरान है, वहीं दूसरी तरफ गजा में हमास की समाप्ति को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच का पैक्ट जो है वहीं इस हमले में बदलता दिखाई दे रहा है। खबर ये भी मिल रही है कि रेड सी की तरफ जो तैनात था ईरान का रिकन्सियंस वेसल, उसको भी डुबा दिया है यूएस ने। और ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक तरह से सना और खास तौर पे आप देखिए तो हुती को सप्लाई कर रहा था, जिसके एवज में यहाँ पर एयर स्ट्राइक करते हुए इस रिकन्सियंस वेसल को डुबाने का काम अमेरिकन फोर्सेज ने किया है। तो इस तरह से जहां युद्ध हम देख रहे थे कि जनवरी से फरवरी के महीने तक लगभग समाप्त हो गया था, मिडिल ईस्ट शांति की तरफ था, समूचे रमजान के महीने में भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमले की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन ये कम से कम किसी ने नहीं सोचा था कि रमजान खत्म भी नहीं होगा और युद्ध की वापसी हो जाएगी। उस गजा में जहां पर आप समझिए कि 48,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उस गजा में जहां पर 1.25 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं, उस गजा में जहां पर शांति के लौटने की उम्मीद जो है और किरण एक तरह से लोगों के भीतर दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटा फिर से युद्ध, लौटी फिर से अशांति, लौटी फिर से गिरती हुई लाशें और पूरा गजा एक तरह से चित्कार करता हुआ। इस वक्त इजराइल और अमेरिका का ये जो हमला है, चाहे वो आप यमन की धरती पर देखें या गजा की, उसे रोक पाने में मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से नाकामयाब दिखाई दे रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हैं वो दरअसल भर्सना तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनके गठजोड़ में इतनी ताकत नहीं जो इस हमले को रोक ले। यानी रमदान में भी दरअसल देखिए तो जिस तरह से हमले और ख़ास तौर पे हमास के ठिकानों के नाम पर हो रहे हमले उन कैंप्स पर हो रहे हैं जहां पर अपने घरों के बर्बाद होने के बाद लाखों की आबादी आप समझिए तो रह रही है, वो भी इस हमले की चपेट में है। यूएन चाहे जो कहे लेकिन उसको भी कोई सुनने वाला नहीं। ईरान के शब्दों में कहें तो दरअसल अमेरिका का जो एक कदम है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धत्ता बता रहा है। बावजूद इसके आप देखिए तो अमेरिका ईरान को धमका रहा है, हुती के खिलाफ यमन में हमले और तेज कर रहा है, और दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल गजा में बम बरसा रहा है। तो ये मौजूदा स्थितियां आपको अब इस वक्त समूचे मिडिल ईस्ट पर एक नए सूत्रपात या यूं कहें कि युद्ध के वज्रपात के तौर पर देखी जानी चाहिए, जो कि शुरू हुई है। इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ईरान अगर और साथ ही हुती बड़े हमले को अंजाम देते हैं एक बार फिर से, अगर वो खास तौर पे आप देखिए तो अमेरिका या फिर इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो समूचे मिडिल ईस्ट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये समूचा मिडिल ईस्ट वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें ये देखना होगा कि इस ध्रुवीकरण में कौन किसके साथ जाता है, रूस का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि रूस भी दरअसल यूक्रेन की तरफ देखिए तो ऐसे मोड में है जहां अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद पुतिन की केमिस्ट्री वहां बन रही है। तो क्या वो उसी तरीके से ईरान की मदद कर पाएगा जिस तरीके से वो बाइडेन के काल में कर रहा था, या फिर आप देखिए स्टैंड खासतौर पर तुर्की का जो कि नेटो का मेंबर है और जाहिर तौर पर वो भी लंबे समय से धमकियां तो देता रहा, लेकिन हमास के पक्ष में, गजा के पक्ष में उसने किया कुछ नहीं। तो ये मौजूदा स्थिति है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में है, जिस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, जिसका अपडेट लगातार हम आपके समक्ष लेकर आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाजत।